इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कर्नाटक चुनाव से पहले एक बड़ा झटका जो कांग्रेस पार्टी को लगा है। बड़ी खबर यह आ रही है, कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जो हैं किरण कुमार रेड्डी, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के बड़े नेता रहे किरण कुमार रेड्डी, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इससे पहले कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे के एंटनी, उनके बेटे ने भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया और अब पूर्व सीएम किरण कुमार रेड्डी बीजेपी में शामिल हुए। तस्वीरें आपके सामने हैं जिस वक्त बीजेपी की उन्होंने सदस्यता ली। देखिए किस तरीके से बीजेपी में शामिल कराया गया किरण कुमार को। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम किरण कुमार अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दक्षिण भारत की सियासत में इस वक्त हलचल जोरदार तरीके से इस रूप में नजर आ रही है कि अगले महीने तारीख 10 मई है जब कर्नाटक में होना है विधानसभा चुनाव, और कर्नाटक वही राज्य है जहां सबसे पहले दक्षिण में कमल खिला था। ऐसे में कर्नाटक के जरिए बाकी दक्षिण के राज्यों को भी कहीं ना कहीं बीजेपी की साधने की ये कोशिश, और इसी कोशिश में कल ए के एंटनी के बेटे थे और आज किरण कुमार का ये अगला नाम उन कांग्रेसी नेताओं का जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो देखिए, वाराणसी की आकांक्षा दुबे मौत केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। वाराणसी पुलिस ने आरोपी समर सिंह को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। बड़ा अपडेट आपको हम बता रहे हैं। बड़ा अपडेट यह है कि कोर्ट ने समर सिंह को ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है। वाराणसी पुलिस को समर की 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मिली है। बता दें कि 25 मार्च को वाराणसी के एक होटल में आकांक्षा दुबे का शव मिला था और इसके बाद से सिंगर समर सिंह फरार हो गया और पुलिस ने समर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था और अब समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है, वाराणसी पुलिस को 24 घंटे की रिमांड मिल गई है समर सिंह की। समर सिंह को वाराणसी लेकर इस वक्त पुलिस जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, आकांक्षा दुबे सुसाइड केस पर यह बड़ी खबर है। पूछताछ होगी, ट्रांजिट रिमांड पर इस वक्त समर सिंह को भेजा गया है। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के थाना सारनाथ से एक पुलिस टीम आई थी जिन्होंने गाजियाबाद पुलिस के सहयोग से उनके वांछित अभियुक्त समर सिंह पुत्र अजीत सिंह को चाम्स कैसल सोसाइटी थाना नंदग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त को ट्रांजिट रिमांड हेतु गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जिसके बाद उनको वाराणसी ले जाया जाएगा। और इसी पर और जानकारी के लिए हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी ध्रुव मिश्रा इस वक्त मौजूद हैं, गाजियाबाद से मौजूद हैं हमारे साथ, उसी जगह से जहां से गिरफ्तारी समर सिंह की हुई है। ध्रुव, क्या जानकारी मिल रही है? पुलिस को किस तरीके से जानकारी मिली कि समर सिंह यहीं ठिकाना ढूंढकर छिपा हुआ है? बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बता दूं कि रात को जो है 11:30 बजे के आसपास पुलिस के पास सूचना मिली कि जिसमें उनको पता चला कि चाम्स कैसल सोसाइटी है जो गाजियाबाद में, वहां पर समर सिंह है। तो वहीं पर वाराणसी पुलिस और गाजियाबाद पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन करके वो जो है इसको यहां से हिरासत में लिया। उसके बाद यहां पर लेकर के आए नंदग्राम थाने में और वहां से मेडिकल चेकअप कराने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। और आपको बता दें, कोर्ट में जो है 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मांगी गई और उसमें जो है 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड वाराणसी पुलिस को मिल गई है। वो यहां से लेकर के अभी कुछ ही देर में जो है गए हैं और इन्हें जो है वाराणसी कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी रोमाना। बिल्कुल ध्रुव, और ये भी अब बड़ी जानकारी मिल रही है कि जैसे ही वाराणसी कोर्ट में पेश किया जाएगा उसके बाद ये माना जाए कि बड़े खुलासे होंगे। साथ ही गाजियाबाद की अगर हम बात करें, जिस इलाके से इसको पकड़ा गया है उस इलाके के बारे में बताइए। क्या वहां से इसके जुड़े हुए लोगों तक भी पहुंचने की कोशिश करेगी क्या पुलिस, या अभी पूरा फोकस रहेगा समर सिंह पर ही? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं, जब यहाँ पर जब छापेमारी की गई, जिस चाम्स कैसल सोसाइटी में जब पुलिस की टीम गई थी, वाराणसी पुलिस और गाजियाबाद पुलिस की टीम गई थी, तो कुछ और भी साथी इसके साथ थे। लेकिन जब हम यहाँ नंदग्राम थाने में पहुँचे थे तो वहाँ पर जो है इसको समर सिंह को लेकर के पुलिस साथ आई थी। और इसके बाद जो है यहाँ पर भी जिस तरीके से जो तमाम अन्य अधिकारियों से भी जब हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि रिमांड मांगी जाएगी जिसमें कि पूछताछ की जा सके। वाराणसी कोर्ट में जब पेश किया जाएगा तो वहां पर आगे देखा जाएगा कि क्या रिमांड मिलती है या जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। जी रोमाना, ये बताइए, 25 मार्च को वाराणसी के होटल से आकांक्षा का शव मिला था और उसके बाद अब जाकर समर सिंह की गाजियाबाद से चाम्स कैसल से ये गिरफ्तारी,
तो ये कब से चाम्स कैसल में छुपा हुआ था? चाम्स कैसल में ये इसका अपना घर है या किसी जान पहचान वाले का घर है? कुछ अपडेट मिल रहा है? कहां इसने अपने लिए छुपने की जगह तलाशी हुई थी? देखिए, कई दिनों से जो है यहाँ पर पुलिस की टीमें तलाशी कर रही थी। वाराणसी की पुलिस जो की टीमें, अलग अलग टीमें जो बनाई गई थी, जिसमें कि जो है अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई थी। वहीं पर जो है सूत्रों के जरिए पता चला कि गाजियाबाद में इसकी लोकेशन मिली है। तो गाजियाबाद में यहाँ पर भी जो गाजियाबाद पुलिस को जो है इत्तला किया गया था। तो यहाँ पर जब तलाशी की गई, जब सूत्र बताए गए, जब आसपास के लोगों से जब जानकारी की गई, तो पता चला कि ये इस सोसाइटी में है यहाँ पर। और रात के 11 बजे जो है पता चला कि यहाँ पर जो है छुपा हुआ है। तब जाकर के पुलिस वहाँ पर गई थी और तब वहाँ पर इसके जो है इसको हिरासत में लिया गया। और आपको बता दें कि अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है जिस सोसाइटी में, जिस जगह से इसको पकड़ा गया है, वो क्या इसी का था, क्योंकि ये अभी जांच का विषय है। जी रोमाना। ठीक ध्रुव, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस बड़ी खबर पर आगे भी आप तक अपडेट्स हम पहुंचाते रहेंगे। एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अब मुंबई में भी, यानी कि महाराष्ट्र में भी बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। मुंबई के समुद्री किनारों पर बने अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो रही है। बीएमसी ने मलाड इलाके में अवैध बंगले और स्टूडियो पर बुलडोजर चलाया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई के मलाड इलाके की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया, बुलडोजर कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि बीजेपी ने स्टूडियो के नाम पर 1000 करोड़ के घोटाले का भी आरोप लगाया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया भी इस पूरे इलाके में पहुंचे और उन्होंने इस पूरी कार्रवाई पर अपनी निगरानी रखी। आउटपुट ले लो, बाकी बाद में देखेंगे। पर मौजूद रहे। सोमैया का आरोप है कि पूरे घोटाले में कांग्रेस के नेता असलम शेख का हाथ है। ये किरीट सोमैया ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरे घोटाले में कांग्रेस के नेता असलम शेख का हाथ है, ऐसा कहा है बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने। यह जगह पे जहाँ आप और मैं खड़े हैं, वहाँ पर अनेक बार असलम शेख आते थे। उनका मतदान क्षेत्र है। आदित्य ठाकरे और असलम शेख ने इस जगह की विजिट की थी अनेक बार। और जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है महाराष्ट्र सरकार की, महाराष्ट्र कोस्टल जोन रेगुलेटरी अथॉरिटी MCZMA ने फरवरी 2021 में इनको टेम्पररी स्ट्रक्चर कहा। ये भी आदित्य ठाकरे इसको टेम्पररी स्ट्रक्चर बोलते हैं और उसको मान्यता दी। और उद्धव ठाकरे की मुंबई महापालिका ने, जिसको 6 महीने के लिए टेम्पररी स्ट्रक्चर को परमिशन मिली थी, हर 6 महीने में एक्सटेंशन देते गए। जैसा एटीएम मशीन का हफ्ता बांद्रा पहुंचता था, 6 महीने की परमिशन बढ़ाई जाती थी। जब तक हफ्ता मिलता रहा, परमिशन बढ़ती गई। मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को कि उन्होंने इस घोटाले की जांच के आदेश दिए, घोटालों को रोका और न्यायालय ने डिमोलिशन का आदेश दिया। तो जहां बुलडोजर वाला एक्शन, वहां पर ही किरीट सोमैया पहुंचे अब से कुछ देर पहले, और मेरे सहयोगी मृत्युंजय कुमार सिंह भी वहीं पर इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं मृत्युंजय से, क्या अभी भी जारी है बुलडोजर वाला एक्शन, और साथ ही साथ सियासत किस रूप में हो रही है इस पूरे मामले पर? मृत्युंजय। निश्चित तौर पर रोमाना, एक्शन भी जारी है और सियासत भी जारी है, और एक्शन की तस्वीरें आपको दिखाते हैं और सियासत की जानकारी भी देते हैं। ये देखिए, ये स्टूडियो है, बालाजी स्टूडियो के नाम से इसको जाना जाता है। कागजों पर ये TGIF नाम का स्टूडियो है। ये ऐसा स्टूडियो है, यहाँ पे हाल फिलहाल में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई। जो आने वाली फिल्म है आदि पुरुष, उसका भी एक सीक्वेंस यहाँ पर शूट हुआ था। दरअसल ये जो पूरा इलाका है, ये समुद्र के किनारे बसा हुआ इलाका है, और सामने जो आपको एक शेड नजर आएगा, टीन का शेड है, उसके ठीक पीछे समुद्र है, और उस समुद्र के ठीक लगकर जो ऊंची लहरें हैं वो यहाँ तक अंदर तक आती है। यानी कि ये जो जगह आता है वो CRZ यानी कोस्टल रेगुलेशन जोन के अंतर्गत आता है। आरोप यही लगा कि जब कोरोना लॉकडाउन था तो नियमों की अनदेखी कर अवैध निर्माण किए गए। इसीलिए किरीट सोमैया आरोप लगा रहे हैं कि उस समय के तत्कालीन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे थे, यहाँ के स्थानीय विधायक कांग्रेस के असलम शेख थे, और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से इस प्रकार से अवैध निर्माण किए गए। और ये जो अवैध निर्माण है, ये आप देख सकते हैं 2-2, 3-3 मंजिला का ये अवैध निर्माण है। ऐसे पर कई
बार फॉलोअप लिया गया, यहाँ तक कि जो स्टूडियो के मालिक है उन्होंने कोर्ट से स्टे भी ले लिया था। कोर्ट से स्टे लेने के बाद ये मामला एनजीटी में गया था और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्टे को हटा दिया, और जैसे ही हटाया बुलडोजर एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपको हम सीधा दिखाते हैं कहाँ पर चल रहा है बुलडोजर एक्शन। ये हम स्टूडियो नंबर 4 के पास आ गए हैं और देखिए किस प्रकार से मुंबई महानगर पालिका का जो बुलडोजर है वो यहाँ पर चल रहा है। आपको बता दें कि इस इलाके में ऐसे 12 से 19 स्टूडियो हैं जिन पर यह आरोप लगा कि अवैध तरीके से बनाए गए स्टूडियो हैं। चूंकि ये सीआरजेड के नियमों के अंतर्गत आने वाले स्टूडियो हैं तो यहाँ पर पक्का निर्माण नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर पक्का निर्माण किया गया और यही आरोप लगा कि अवैध निर्माण है। ऐसे पर 12 स्टूडियो को नोटिस जारी किया गया था और अब इन पर हथौड़ा चल रहा है, अब इन पर जेसीबी मशीनें चल रही हैं, बुलडोजर चल रहा है। तो आप ये तस्वीर देखिए जरा, स्टूडियो एक बार धर्मेंद्र पूरा दिखाइए कैसे आदि पुरुष की फिल्म यहाँ पर शूट की गई थी। इतना भव्य स्टूडियो है। अब आप समझ सकते हैं कि जब फिल्मों की शूटिंग होती है, वेब सीरीज की शूटिंग होती है तो पक्का निर्माण ही करना पड़ता है, कच्चा निर्माण यानी टेम्परेरी शेड लगाकर आप फिल्मों की शूटिंग नहीं हो सकती। तो ऐसे पर ये नियमों को तोड़कर जो स्टूडियो बनाए गए थे उसको तोड़ा गया। इस इलाके में 30 बंगलों भी है जिसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर अवैध तरीके से बनाए गए थे। उनमें से भी कई जो बंगलों हैं उनको धराशायी किया गया, तोड़ा गया। तो ये तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं, मुंबई महानगर पालिका का बुलडोजर यहाँ पर गरज रहा है और इस प्रकार से 12 जो स्टूडियो हैं वो तोड़े जाएंगे। बिल्कुल मृत्युंजय, आप नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, ईद की तारीख करीब आ रही है, लेकिन मीठी ईद के सपने पर पाकिस्तान में हर रोज कुल्हाड़ी चल रही है। पाकिस्तानी आवाम के लिए वक्त बेहद बेरहम बना हुआ है। बिल्कुल, और रोजे पर चल रहे गरीब लोगों के पास रोजा खोलने के लिए फल तो बहुत दूर की बात है, सूखी रोटी तक उन्हें नसीब नहीं हो रही है। सुनकर सिरहंसी होती है, लेकिन आबादी का बहुत बड़ा ऐसा हिस्सा है सिर्फ नमक चखकर ही अपना रोजा खोलने के लिए मजबूर हो गया है। जो रोजा नहीं खोल पा रहे हैं वो भला ईद कैसे मनाएंगे। रोजे रखे एक एक नोट करके रखे, अल्लाह को याद करें। महंगाई के क्या हालात हैं? महंगाई है कोई लाद नहीं है, हम फ्री आटा दे रहे हैं और क्या करें। रोटी भी महंगी होगी भाई साहब। रोटी महंगी है, दुकानदारों ने की है। ये देखें खवातीन, ये खवातीन आटे की लाइन पे भाग रही है। लानत है, लानत है। खानपुरा खिला के लोगों को और उनकी जिंदगी को खराब कर रहे हैं, गरीब आदमियों को खुआर कर दिया गरीबों को। ये खरबूजा 250 रुपए किलो मिलेगा, उसको सेब 400 रुपए किलो मिलेगा, मुर्गी 500-600 रुपए किलो मिलेगी, तो गरीब किधर जाएगा? क्या कमाएगा, क्या जमा करेगा, क्या किराया देगा, क्या बिजली का बिल देगा? क्या खाएंगे? हम दोनों कमाते हैं फिर भी आटा ही नहीं पूरा होता। सुबह से निकले हैं, धक्के खा रहे हैं, अभी तक कुछ भी नहीं मिला। खुदा के वास्ते गरीबों पे रहम करो। गरीब आदमी बिल्कुल पिस चुका है। दुकानदार तो लाखों कमाता है, गरीब जो उसके पास काम करते हैं उसकी तनख्वाह 15,000, 16,000, ज्यादा से ज्यादा 20,000, इससे ज्यादा नहीं। अगर 500 रुपए उससे क्या लेगा? घी ले, आटा ले, चीनी ले, पत्ती ले, अगर क्या ले, दूध ले 160 रुपए किलो, 140 रुपए किलो आटा ले, अगर क्या लेने के लिए। अगर फ्रूट का तो सोच भी नहीं सकता कि वो फ्रूट खाए गरीब आदमी रोजा रखने के बाद। वो तो भूख से, नमक से रोजा खोलने, बस उसके पास तो कुछ भी पैसे नहीं। टीवी स्क्रीन पर मौजूद इस बुजुर्ग के शब्दों को सुनिए, उसके कलेजे को चीर कर निकलती चीखों पर गौर करिए। गरीब आवाम हर तरह से पूछ चुकी है, अगर ईद आ गई है कपड़ा कहाँ से लेगा? गरीब क्या करेगा? गरीब आवाम हर तरह से पूछ चुकी है, अगर ईद आ गई है कपड़ा कहाँ से लेगा? गरीब क्या करेगा? इससे ज्यादा बेरहम तस्वीर और क्या हो सकती है? ईद आने वाली है, खुशियों का त्योहार आने वाला है, बरकत का महीना है रमजान, लेकिन पाकिस्तान की तस्वीर देखिए। आटे का एक ट्रक पहुंचता है तो चील कौओं की तरह आम लोग झपट्टा मारने लगते हैं ताकि एक पैकेट आटा हाथ लग जाए तो एक रात भूखे सोकर नहीं गुजारनी होगी। एक
बंदा कमाने वाला हो, 8 खाने वाले हो, वो क्या घर होगा। बिजली का बिल भी देना है, खाना भी है, 3000 की 20 किलो आटे की गुत्थी है, क्या खाएंगे। हम दोनों कमाते हैं फिर भी आटा ही नहीं पूरा होता। सुबह से निकले हैं, धक्के खा रहे हैं, अभी तक कुछ भी नहीं मिला। ये जो बेनज़ीर के पैसे हैं उधर भी लेने लगा के अभी तक आए हैं, कुछ नहीं मिला। आज 3 दिन हो गए हमें ऐसे ही, हमारे बच्चे घरों में भूखे हैं, ऐसे ही बैठे हैं। क्या मिलेगा इधर से, कुछ नहीं मिलेगा। ये पाकिस्तान गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहा। और अब हालात इतने खराब हैं कि पड़ोसी मुल्क में आबादी के एक बड़े हिस्से के पास रोजा खोलने के लिए हाथ तो होते हैं लेकिन निवाला नहीं होता। क्या करते सर? मजदूरी करते हैं। क्या हालात हैं? ये भी मजदूर भाई परेशान। हालात ये हैं, ये देखो खजूर लेके जा रहा हूँ आधा किलो, आज आधा किलो खजूर ले जाऊंगा, कल कोई और चीज ले जाऊंगा, ऐसे हालात है। और क्या बताएं, हमें तो ये सारे लूट रहे हैं और हमें और तो कुछ समझ नहीं आ रही। गरीब मर रहा है। पाकिस्तान में गरीब मर नहीं रहा है, तिल तिल कर मर रहा है, हर रोज दम तोड़ रहा है। वरना मुल्क के कोने कोने से एक एक निवाले के लिए गृहयुद्ध जैसे हालात की गवाही देने वाली तस्वीरें सामने नहीं आती। इधर जाओ, फिर वापस आओ। हम तो पागल हो गए ना, हम तो पागल हैं। पाकिस्तान हर रोज कैसे बर्बादी के अंधे कुएं में समाता जा रहा है, उसकी एक मिसाल देखिए। ये बच्चा पाकिस्तान में रिक्शा चलाता है, उम्र 15 साल है, 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा है। पढ़ाई छोड़कर ये काम करने की नौबत क्यों आ गई है, सुनिए। अब्बा क्या करते हैं? अब्बा मेहनत मजदूरी करते हैं। मेहनत मजदूरी। कितने बहन भाई हो? मैं 3 बहनें और 1 भाई। आप एक ही हो? हाँ जी। बड़े हो छोटे हो? बड़े हूँ। बड़ा हो। तो अब्बा काम करते रहे हैं, आपको क्या जरूरत पड़ गई रिक्शे की? अब्बा है क्या, हम इतने जी। कोई ट्रैफिक पुलिस, कोई पुलिस वाले, कोई वार्डन रोकते हैं, क्या कहते हैं? कहते ना चलाया करो। फिर मजबूरी है, फिर क्या करें, महंगाई बहुत है। हाँ जी। कितने पैसे कमा के लेके जाते हो? 500-600 ले ही जाता हूँ। घर के बच्चे पढ़ाई छोड़कर रिक्शा चला रहे हैं और माएं धूप में भटक रही हैं, मजदूरी करने को तैयार हैं, लेकिन बावजूद इसके जब हाथ खाली होते हैं तो आंखों से जार जार आंसू बह निकलते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं और किराए पे घर है, कोई नहीं हमारा जो ना कोई साथ है। आटा हम कहाँ से लाएंगे, कैसे खाएंगे? क्या करते हैं घर वाले? ये फर्नीचर का काम करते हैं। पे लगी हुई है माँ बाप, क्या करें? आजकल काम नहीं है, काम बहुत स्लो है, लेकिन हमारे बच्चे छोटे छोटे, हम उनको कहाँ से ला के देंगे? वो कहते हैं हमें भी पढ़ाओ, हम कहाँ से पढ़ाए उनको? अब तो बहुत ज़्यादा परेशान है, गुंजाइश नहीं है बच्चों को पढ़ा लें हम। सारे बच्चे, मेरे 2 बच्चे काम करते हैं। छोटे बच्चे? हाँ जी। क्या उम्र है उनकी? उनके एक की 14 साल है और एक की 12 साल है। दोनों काम पे लगा दिए। क्या करें फिर? 2 बच्चे हैं, एक 14 साल का, दूसरा 12 साल का। दोनों मजदूरी करते हैं, महीने का सिर्फ 4000 रुपए मिलता है, लेकिन घर चलना मुश्किल है। घर चलना मुश्किल है क्योंकि गेहूं, चावल, अंडा से लेकर आलू और दाल तक के दाम रॉकेट हो चुके हैं। पिछले साल तक 40 रुपए किलो बिकने वाला प्याज 228% महंगा होकर 131 रुपए किलो बिक रहा है। एक दर्जन अंडा 80% महंगा होकर 239 रुपए में मिल रहा है। 20 किलो गेहूं जो पिछले साल तक 1172 पाकिस्तानी रुपए में मिल रहा था, वो अब 121% उछलकर 2586 रुपए हो चुका है। सर एक सेकंड, पूरा खिला के लोगों को और उनकी जिंदगी को खराब कर रहे हैं, गरीब आदमियों को खुआर कर दिया गरीबों को। कैसी हुकूमत है ये हुकूमत है? आटा महंगा, गरीब आदमी, जिस मुल्क में आटा ही नहीं मिल रहा कहाँ जाएंगे लोग? वो पेट्रोल महंगा, गरीब आदमी दिहाड़ी लगाएगा 1000 रुपए की, तो कहाँ जाएगा? बच्चों को क्या खिलाएगा?
ये खरबूजा 250 रुपये किलो मिलेगा, उसको सेब 400 रुपये किलो मिलेगा, मुर्गी 500-600 रुपये किलो मिलेगी, तो गरीब किधर जाएगा? क्या कमाएगा, क्या जमा करेगा, क्या किराया देगा, क्या बिजली का बिल देगा कुछ? दिमाग होता है ना खराब। कितने लोग मर गए कराची में, जहाँ लोग धक्के खाते हैं, किसी को हार्ट अटैक हो। पाकिस्तान में महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। दाने दाने को मोहताज जिन्नालैंड की आवाम त्राहिमाम कर रही है और इन हालातों के बीच पाकिस्तान के एक हिंदू सांसद का बयान वायरल हो रहा है। बिल्कुल, ये जो बयान है, इस बयान के जरिए आज हम आपको बताएंगे और साथ ही समझाएंगे भी कि आखिरकार पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो कभी ना मिटने वाला फासला है वो आखिर क्या है और क्यों है। कहते हैं कि दिनेश कुमार कलमा पढ़ लो मुसलमान हो जा, तो ये अमल देकर दिनेश कुमार कलमा पढ़ेगा। पहले आप उन शैतानों को जो ज़खीरा अंदोज़ है, जो मुनाफाखोर है, उनको तो मुसलमान बनाए, फिर दिनेश कुमार के ऊपर आकर तबलीग कर। ये अवार्ड के लिए मैं 10 साल से कोशिश किया। हर साल मेरे को 12,000 का खर्चा आता था। 5 साल तक किया, उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तो मैं ये सोच के छोड़ दिया कि ये बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों को कुछ नहीं देती। मगर मोदी जी मेरे ख्याल को गलत साबित करते हुए मुझे चुना। पिछले 1 मिनट के भीतर आपने जो देखा वो सिर्फ एक बयान नहीं है, वो 2 मुल्कों की सोच का फर्क है। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये चेहरे इस बात की गवाही है कि पाकिस्तान गर्त में क्यों है और हिंदुस्तान कामयाबी के आसमान की तरफ तेजी से पंख फैलाए क्यों बढ़ता जा रहा है। तो चलिए पहले चेहरे की बात करते हैं। ये बलूचिस्तान से सांसद दानिश कुमार है, जिन्होंने भरी पाकिस्तानी संसद में कहा कि कैसे उनके मुसलमान साथी उन पर जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालते हैं। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि दिनेश कुमार कलमा पढ़ लो मुसलमान हो जा, तो ये अमल देकर दिनेश कुमार कलमा पढ़ेगा। पहले आप उन शैतानों को जो ज़खीरा अंदोज़ है, जो मुनाफाखोर है, उनको तो मुसलमान बनाए, फिर दिनेश कुमार के ऊपर आकर तबलीग कर। हालांकि ये पता नहीं चल सका है कि ये वीडियो कब का है, लेकिन इस वीडियो की तारीख भले ही पता न चल पाई हो, पर पाकिस्तान में हिंदुओं के प्रति जो व्यवहार होता है उसकी तस्दीक जरूर हो गई है। एक सांसद तक पाकिस्तान में अपने धर्म को लेकर सुरक्षित महसूस नहीं करता, और क्यों नहीं करता उसकी वजह देखिए। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पिछले कई दशकों में अपनी आवाम के सामने सिर्फ हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत का जहर बोया है। सिर्फ इस बात का प्रोपेगेंडा किया कि वहाँ मुसलमानों पर जुल्म होते हैं, लेकिन देखिए ना तो झूठ के पैर होते हैं और ना ही सच्चाई कभी छिप सकती है। ये अवार्ड के लिए मैं 10 साल से कोशिश किया। हर साल मेरे को 12,000 का खर्चा आता था। 5 साल तक किया, उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तो मैं ये सोच के छोड़ दिया कि ये बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों को कुछ नहीं देती। मगर मोदी जी मेरे ख्याल को गलत साबित करते हुए मुझे चुना। ये कर्नाटक के शाह रशीद अहमद कादरी हैं, जिन्हें बीदरी कला में अहम योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और इस सम्मान के बाद शाह रशीद अहमद कादरी का वो बयान सुर्खियां बन गया, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने उनका भ्रम तोड़ दिया। कांग्रेस पीरियड में 5 साल तक अप्लाई करा, नहीं हुआ। उसके बाद मैं खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट है ये हमको नहीं देती। मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके बीजेपी गवर्नमेंट जो आई तो मेरी उम्मीद पूरी टूट गई, क्योंकि बीजेपी के लोग मुसलमानों को खुश नहीं देते, मुसलमानों से नफरत करते हैं। इसलिए मैं ये सोच के खामोशी अख्तियार कर लिया, कोई अप्लाई नहीं करा। मेरे लिए तो मोदी जी मेरा सिलेक्शन करके मेरे ख्याल को और सोच को
गलत साबित कर दिए, जिसका मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं यही वजह है कि पाकिस्तान विकास की दौड़ में पिछड़ता चला गया और हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे पर सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर दर्ज होता चला गया। और अब तो दबे हुए लहजे में ही सही, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान कई मौकों पर इस बात को कबूल कर चुके हैं। और इस बार तो इमरान खान ने पाकिस्तान की कंगाली को दूर करने के लिए भारत के आर्थिक मॉडल को अपनाने की वकालत की है। हिंदुस्तान और चाइना, ये दोनों जब इनकी जब तरक्की शुरू हुई थी तो सबसे पहले इन्होंने माहौल बनाया था कि इनके अपने लोग जो बाहर बैठे हुए थे, हिंदुस्तान से लोग बाहर, जो चाइना से लोग बाहर, पहले उन्होंने अपने मुल्क में सरमायाकारी की थी, फिर दुनिया से सरमायाकार आए थे। हमारा इस वक्त सबसे बड़ा मसला यह है कि 140 मुल्कों में से पाकिस्तान का रूल ऑफ लॉ यानी इंसाफ के निजाम में हम 129 है। लेकिन पाकिस्तान वो मुल्क है जिसे पता ही नहीं है कि उसे करना क्या है, उसे बढ़ना किस दिशा में है। जनता दाने दाने को मोहताज है, लेकिन सरकार तय नहीं कर पा रही कि मुल्क की कंगाली ज्यादा बड़ी परेशानी है या फिर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से मिल रही राजनीतिक चुनौती। पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि देश में मार्शल लॉ या इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अगर लार्जर बेंच नहीं बनता तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा होगा जिससे खुदा ना खास्ता, मेरा जो खदशा है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में ऐसा कोई इमरजेंसी या मार्शल लॉ टाइप सिचुएशन फिर से ना लग जाए। मैं बड़ा बात कर रहा हूँ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।